बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, और उसका जो मैंने सब्जेक्ट बनाया है वो ये है कि हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट फॉर। यानी ये मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, ये इदारों की जो तोड़ फोड़ हो रही है, इदारों में जो रसाकशी हो रही है, इदारों में जो जंग छिड़ी हुई है, अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है, सियासी जंग छिड़ी हुई है, इक़्तिसादी जंग छिड़ी हुई है, लूट मार की जंग छिड़ी हुई है। आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आपके दिल में भी, आपके जहन में भी ख्याल आता होगा कि आखिर ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या हमारी कोई मंजिल है भी, या हमारी कोई मंजिल नहीं है, या इस तरह ही रहेगा सिलसिला? यानी हमें एक ज़माना गुजर गया है, 70 साल के करीब तो मेरी उम्र हो चुकी है। तो ये एक खेल तमाशा जो मंकी शो है वो हम हर दौर में देखते रहे हैं। और ये जो मंकी शो है, ये जो मंकी शो करने वाले हैं, ये चेहरे बदल जाते हैं, तरीक़ाकार इनका सेम है। खा वो अयूब ख़ान था, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसने अपना एक तमाशा लगाए रखा। खा वो जनरल ज़ियाउल हक था, उसने एक अपना तमाशा लगाए रखा। यानी थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ी सी 2-4 बातें, मुख्तसर सी वीडियो, शॉर्ट ही होगी। यानी 77 के इलेक्शन में भुट्टो ने जो था वो इलेक्शन में धांधली की और उसके बिलमुकाबिल 9 सितारों की जो है वो बन गई एक जमात, और कौमी इत्तेहाद बन गई। और उन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस, एजिटेशन शुरू कर दिए। और भुट्टो ने उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान नहीं था, उस वक्त इसके वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब थे, और नवाबज़ादा नसरुल्लाह और बड़े और उस वक्त के लीडर थे। उनमें से बहुत सारे लीडर जो हैं जा चुके हैं। तरीक़ाकार यही जो आज है यही था उस वक्त। तो जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को कू कर दिया, भुट्टो को जेल में डाल दिया, भुट्टो को ट्रायल कर दिया। और किसके कहने पे किया? सबको पता है, ये अमेरिका के कहने पे किया। और फिर क्या किया कि वो ट्रायल किया, और वो सच्ची बात मैं करूँगा, बिल्कुल खरी बात करूँगा, मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ ना हों। भुट्टो ने भी इलेक्शन में, 77 के इलेक्शन में धांधली की और फिर गलत काम किया। भाई इलेक्शन तो फेयर होने चाहिए, और इलेक्शन सच्चाई की बुनियाद पर होने चाहिए। जिसको कौम मुंतखब करे वो आ जाए सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ। लेकिन भुट्टो ने गलत किया, और फिर ज़ियाउल हक ने जो कू किया वो भी गलत किया। और कू के बाद फिर जो ट्रायल किया, मर्डर ट्रायल किया, अहमद रज़ा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को जो कत्ल करवाया गया, सब जानते हैं कत्ल किसने करवाया। लेकिन ट्रायल भुट्टो का हुआ, भुट्टो को ट्रायल में सज़ावार करवाया गया। अदालतों को उस वक्त भी प्रेशराइज करके, मौलवी मुश्ताक हुसैन थे वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं उस वक्त वकालत में आ चुका था और मुझे याद है। और भुट्टो का ट्रायल जो था वो, उसके बारे में डायरेक्ट एविडेंस, यानी चश्मदीद गवाह कोई नहीं थे, सरकमस्टांशियल एविडेंस थी। और सरकमस्टांशियल यानी वाक़याती शहादत पर कभी डेथ पेनल्टी नहीं होती, लेकिन वो डेथ पेनल्टी हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बहाल रखा। उसके बाद रिव्यू हुआ, रिव्यू में भी बहाल रखा। ये अदालतें जो हैं मिलिट्री डिक्टेटर का आलाकार बन गई। आज कोई नई बात नहीं है।
हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स का हर दौर में साथ दिया, खा वो जस्टिस मुनीर था, खा वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक था, खा वो आज का कोई चीफ जस्टिस है, खा वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की किस्से कहानियाँ भी किताबों में, इन किताबों में लिखी हुई हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट करार देने वाला ज़फ़र अली शाह रिपोर्टेड केस में इन किताबों में लिखा है। मैं छोटी सी वीडियो में सारा पढ़ नहीं सकता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कहता था मैं परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक लेके खड़ा हो गया हूँ, वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के को जो सेंक्शन देनी थी, जो वैलिडेशन देनी थी, उसमें वो किरदार अदा किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। ये मैं नहीं कहता, ये उसके फैसले बोल रहे हैं, किताबें कह रही। अब बात यह है कि आप कहते हैं मैं पीसीओ जज नहीं हूं तो मैं हक के लिए खड़ा हूं। क्या आप हक के लिए खड़े हैं? आप खुद ही तो 3 दफ़ा ओथ लिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पीसीओ के तहत, और फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं मिलिट्री के सामने। बात यह है कि उसको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अमेरिका ने खड़ा किया परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, अपना अफ़गानिस्तान की जंग का बदला लेने के लिए। जो उसको शिकस्त फाश हुई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कि डॉलर भी उसको खर्च हुए और उसको कामयाबी भी कोई ना मिली, और पाकिस्तान ने उसको अफ़गान जंग में सपोर्ट भी किया, और वो ये समझता था कि मेरे साथ जो है वो ड्यूअल पॉलिसी चलाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अदलिया भी हमेशा जो है वो आला कार बनी रही। ये सब जानते हैं। हिस्ट्री की बातें जो किताबों में लिखी गई हैं, जो रिकॉर्ड में लिखी गई हैं, उसको मैं या कोई 2-4 बंदे मिलके तब्दील करें तो तब्दील नहीं कर सकते। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं, वो तो एक तारीख बन गई है। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो सियासतदान थे उसके साथ लग गए। उन्होंने कहा जी अब इसके साथ नहीं अगर रहेंगे। ये फवाद चौधरी जो आज बड़ी बड़ी बड़कें मार रहा है, बड़े बड़े नारे मार रहा है, हक की बातें कर रहा है, कानून की बातें कर रहा है, ये परवेज़ मुशर्रफ का साथी था, ये वो मिलिट्री डिक्टेटर्स का साथी था। इससे पहले इसके बड़े जो थे मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथी थे। अब हमारे सारे सियासतदान जो हैं हर आने वाले मिलिट्री डिक्टेटर के साथी रहे हैं। अदलिया हमारी तकसीम हो गई, पहले भी तकसीम थी, ख़रीदी गई अदलिया, अब भी अदलिया ख़रीदी गई, इस्टेब्लिशमेंट भी ख़रीदी गई अमेरिका के हाथों, तकसीम भी हुई और ख़रीदी भी गई। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे सियासतदान भी तकसीम भी हुए और हमेशा CIA के हाथों ख़रीदे भी गए, और अपने अपने मफादात के लिए, अपने अपने इक़्तिदार के लिए इनको इनकी बोली लगती रही, इनकी नीलामी होती रही, और ये अपनी कीमत वसूल करके अपने मफादात की खातर ये बिकते रहे। जो बात असल आपको बतानी है वो आखिर में बतानी है, वीडियो शॉर्ट है, आप काम की बात सुन लें। आखिर ये खिलवाड़, आखिर ये मंकी शो इस कौम के साथ कब तक खेला जाता रहेगा, और ये कौम अच्छे दिनों का कब तक इंतज़ार करती रहेगी? हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं, उनके आगे भी बच्चे हो चुके हैं। हालात संवरते हुए, बेहतर होते हुए नहीं देख रहे। हालात में, मुल्की हालात में, मुल्की इस्तेहकाम में बिगाड़ पैदा हो गया। इन सियासतदानों ने, इस मिलिट्री ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा बिगाड़ पैदा किया कि 71 में मजबूरन जो है वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। फिर हमारे दुश्मनों ने भी रोल अदा किया, और वो उस वक्त हमें पता चला कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है। वो जो फॉल ऑफ ढाका हो रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका का छठा बैड़ी बेड़ा अमेरिका से चल पड़ा है, वो रोक देगा। कुछ भी नहीं हुआ, ना बैड़ी बेड़ा वहाँ से चला, ना पाकिस्तान पहुँचा, ना पाकिस्तान को कोई रोक सका। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब पाकिस्तान का आगे क्या करना है हमें कुछ नहीं पता,
तो मेरा सवाल आप लोगों से कौमी तौर पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। वो सवाल ये है कि आखिर हमारी कौम के साथ अब आखिर हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे अच्छे दिनों का? ट्रक की बत्ती के पीछे कब तक लगे रहेंगे? इन मुफाद परस्त सियासी लीडरों के पीछे कब तक लगे रहेंगे कि जी पिछले साल से एक मंकी शो चल रहा है कि आईएमएफ जो है वो हमें बेल आउट पैकेज देगी, आईएमएफ हमारा बाजू पकड़ेगी, हमारा इक्तसादी सूरत हाल ठीक करेगी, और इक्तसादी सूरत हाल ठीक हुई तो सियासी सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चेहरे बदल गए। नून लीग वालों ने लूट घसूट की और फिर इस्टेब्लिशमेंट लेके आ गई इमरान खान को। इमरान खान ने शोर होगा किया कि मैं इनके पेटों से निकालूंगा पैसा लूट घसूट का, पाकिस्तान ला के छोड़ूंगा वो पैसा इवन फील्ड में या लंदन में या स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में। जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, फरियाल तालपुर ने और जो लीडरों ने, शहबाज शरीफ वगैरह ने रखा हुआ है, कौम के लिए वापस लाऊंगा। एक पैसा इमरान खान वापस नहीं ला सका और एहतसाब का जो इदारा बनाया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और कोई तजर्बा सियासी इमरान खान का नहीं है। बड़के और नारे ना आप सुने, कोई तजर्बा इमरान खान का नहीं है। वो जो तजर्बाकार हैं नून लीग वाले, पीडीएम वाले, वो मक्कार चालाक लोग हैं, वो भी लूटने वाले लोग हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान को लूटा, अपने इक़्तिदार और माल के मफादात की खातिर अवाम को लूटा, बेवकूफ़ बनाया। इमरान जब आया तो इमरान ने भी लूटा, फरागोगी ने भी लूटा, उस्मान बुज़दार ने भी लूटा और उसके सारे दोस्तों ने लूटा। इमरान के दौर में भी लूट घसूट जारी रही। और अब इमरान ये कह के आना चाहता है कि अवाम मेरे साथ हैं। अवाम तो बेचारे भोले हैं, अवाम को तो कुछ पता नहीं। अवाम तो अच्छे दिनों के इंतज़ार में हैं, लेकिन वो अच्छे दिन मुझे आते दिखाई नहीं दे रहे। ये आईएमएफ के पीछे लगा दिया है हमें कि अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो सब कुछ कर लिया। 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगा दिए और इसके अलावा पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया, बिजली बड़ी महंगी कर दी, गैस बड़ी महंगी कर दी, बेशुमार टैक्सेस अवाम को महंगाई के पहाड़ के नीचे दबा दिया। उसके बावजूद आईएमएफ ना देने का इरादा जाहिर कर रही है, ना एग्रीमेंट कर रही है। वहाँ तो उन्होंने तो झंडी दिखा दी आपको। तो आखिर कब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे? कौन सा दिन है जो आएगा जिसको हम पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कहेंगे ये अच्छा दिन है? खा वो इमरान खान हो, खा वो नून लीग हो, खा वो कोई हो, कोई अच्छे दिन इस मुल्क पर कब आएंगे? दुनिया इस कदर तरक्की कर चुकी है, इस कदर आगे जा चुकी है। सऊदी अरब में यानी सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, कतर में सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में, कोरिया में, किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है और मुआशी अदम इस्तेकाम नहीं है। ये एक पाकिस्तान रह गया, इसमें सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है। वो मरा हुआ मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसमें यानी अफीम के सिवा और पोस्ट के सिवा कोई और फसल नहीं होती, गंदम का एक दाना पैदा नहीं होता। उनके प्लेयर जिनको हमने क्रिकेट सिखाई आज वो हमें हरा के अपने घर जा रहे हैं। हम हर फील्ड में पस्ती का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। कब अच्छे दिन आएंगे? मैं तो ये सोच सोच के परेशान रहता हूँ, सुबह शाम परेशान रहता हूँ। आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन इसलिए नहीं आ सकते, आप तसल्ली रखिए, जब तक ये सियासतदानों के और ये सुपीरियर जुडिशरी के और ये स्टेक होल्डर्स के गले नहीं काटे जाते, इनका सफाया नहीं किया जाता, इनको सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। नेक नीयत लोग आएंगे जो कौम की बेहतरी सोचेंगे, तो फिर पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। ये था मेरा आपके सवाल का जवाब।
आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज की वीडियो इतनी है। अस्सलाम।